नमस्कार, स्वागत है इस नए और डिटेल्ड एक्सप्लेनर में। आज हम सीधे उस घटना के अंदर चलेंगे जिसने भारत के राजनीतिक इतिहास का एक पूरा पन्ना ही पलट कर रख दिया, यानी 2026 का वेस्ट बंगाल इलेक्शन। ये कोई आम चुनाव नहीं था। हम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होकर पूरे डेटा और फैक्ट्स के बेसिस पर इस हिस्टोरिक पॉलिटिकल शिफ्ट का डाइसेक्शन करेंगे। तो चलिए इस डेटा ड्रिवन जर्नी पर निकलते हैं। इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। इलेक्शन कमीशन के डैशबोर्ड के नंबर्स बिल्कुल क्लियर हैं। बीजेपी ने 294 में से 190 सीटें जीतकर एक नया इतिहास लिख दिया है। स्टेट का पॉलिटिकल मैप जो दशकों से एक ही पैटर्न पर चल रहा था, वो पूरी तरह से बदल चुका है। सत्ता का इतने बड़े लेवल पर ट्रांसफर होना प्रैक्टिकली अनप्रेसिडेंटेड है। पर यहाँ दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। आखिर 74 साल से चला आ रहा एक सॉलिड पॉलिटिकल ट्रेंड एक झटके में खत्म कैसे हो गया? एक ऐसी जगह जहां स्पेसिफिकली स्थानीय विचारधाराओं का इतना गहरा दबदबा था, वहां ये शिफ्ट कैसे आया? आइए इस फिनोमेनन को हम सब एक एक करके लॉजिकली अनरैवल करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल शिफ्ट को समझने के लिए हमारे पास एक क्लियर रोड मैप है। हम इसे 5 हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। पहला, हिस्टोरिक 2026 के नंबर्स। दूसरा, पुराने पॉलिटिकल डोमिनेंस के दौर। तीसरा, इस नए पॉलिटिकल राइज की एनाटॉमी। चौथा, एंटी इनकम्बेंसी का स्ट्रक्चरल रोल। और आखिरी, एक टारगेटेड रीजनल स्ट्रैटेजी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले सेक्शन की, द हिस्टोरिक 2026 इलेक्शन, और इस पावरफुल शिफ्ट के नंबर्स की। अगर मई 2026 में हुए देश भर के चुनावों के मैप को देखा जाए तो वेस्ट बंगाल का नतीजा नेशनल कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल अलग स्टैंड आउट करता है। यहाँ कंप्लीटली साफ हो जाता है कि कैसे लगभग 7 दशकों से चले आ रहे रीजनल और कांग्रेशनल डोमिनेंस का परमानेंटली दी एंड हो गया। पर इस बदलाव की डेप्थ को समझने के लिए थोड़ा हिस्ट्री में जाना जरूरी है। चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, एराज ऑफ पॉलिटिकल डोमिनेंस। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए क्योंकि इनकम्बेंसी की जड़ें यहीं छिपी हैं। 1977 से पहले का समय कांग्रेस का था, फिर शुरू हुआ लेफ्ट फ्रंट का मैसिव 34 साल लंबा एग्रेरियन मार्क्सिस्ट रूल। उसके बाद 2011 में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया जब ममता बनर्जी की टीएमसी पावर में आई, जिनका फोकस पॉपुलिस्ट डेवलपमेंट पर था और जिन्होंने लगातार 15 साल तक स्टेट पर रूल किया। लेकिन इन सब के बैकग्राउंड में बंगाल की पॉलिटिक्स के कुछ डिफाइनिंग फीचर्स हमेशा कांस्टेंट रहे हैं। हाईली पोलराइज्ड आइडियोलॉजीज, जमीन से जुड़े बड़े लैंड रिफॉर्म्स और इंटेंस पॉलिटिकल एक्टिविज्म तथा हिंसा का एक लंबा इतिहास। जब यहाँ की इंडस्ट्रीज वीक होने लगी, तब जाकर पूरा फोकस डेवलपमेंट पर शिफ्ट हुआ। इन सोशो कल्चरल फैक्टर्स को समझे बिना वोटर बिहेवियर को समझना लिटरली इम्पॉसिबल है। तो फिर सवाल ये है कि नया चैलेंजर प्रैक्टिकली आया कहाँ से? आइए तीसरे सेक्शन में देखते हैं, एनाटॉमी ऑफ अ पॉलिटिकल राइज। इस स्टेप बाय स्टेप मास्टर क्लास को समझिए। स्टेप 1, 2014 से पहले स्टेट में नए चैलेंजर की प्रेजेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी, ना के बराबर। फिर आता है स्टेप 2, 2019 का लोकसभा चुनाव, जहां अचानक से 42 में से 18 सीटें जीतकर एक मैसिव ब्रेक थ्रू मिलता है। स्टेप 3, 2021 आते आते वो स्टेट की मेन ऑपोजिशन फोर्स बन जाते हैं और वहीं से मोमेंटम बिल्ड करते हुए स्टेप 4, 2026 में उस फाउंडेशन को एक गवर्निंग मेजॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये एक दशक का सॉलिड पॉलिटिकल एवोल्यूशन है। ये ट्रांजिशन कितना टेक्स्ट बुक और क्लासिक था, वो इस कोड से परफेक्टली समझ आता है। फ्रॉम कैडरे वैक्यूम टू वोट शेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल कंसोलिडेशन टू पावर कैप्चर, कैसे एक थियोरेटिकल स्ट्रैटेजी को लिटरली ग्राउंड पर उतारा गया, बिना कार्यकर्ताओं की शुरुआत करके वोट शेयर बढ़ाकर ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना और फाइनली सत्ता हासिल करना। पर किसी भी इनकम्बेंट को हटाने के पीछे एक बहुत बड़ा फोर्स होता है, जो हमें ले आता है चौथे सेक्शन पर, द रोल ऑफ एंटी इनकम्बेंसी। अब इस एंटी इनकम्बेंसी को किसी पार्टिसन जजमेंट के बजाय एक प्योरली ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म की तरह देखते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स का ये डायनामिक है कि 2 या 3 टर्म्स के बाद वोटर्स में असंतोष आना इनग्रेन्ड हो जाता है, अनलेस कोई एक्सेप्शनल वेलफेयर डिलीवरी सिस्टम उसे काउंटर करे। 15 साल पावर में रहने के बाद जो पार्टी कभी खुद एक चेंज एजेंट थी, वो अब कंप्लीटली एस्टैब्लिशमेंट या स्टेटस को बन चुकी थी। यहाँ इसेंशियली 3 लेवल पर एंटी इनकम्बेंसी इंटरैक्ट कर रही थी। पहला, गवर्नेंस फटीग, यानी लगातार शासन को देखकर आने वाली तहराव की फीलिंग। दूसरा, एलीट कैप्चर का नैरेटिव,
जहां धारणा बनने लगी कि फायदा सिर्फ पार्टी के इनसाइडर्स को मिल रहा है। और तीसरा, रूरल डिससैटिस्फैक्शन, जो लोकल लेवल पर करप्शन और स्कीम्स में लीकेज के चलते पैदा होता है। और यहाँ करप्शन सिर्फ एक शिकायत नहीं बची थी, ये इसेंशियली चुनाव का सेंट्रल नैरेटिव बन गया था। स्कूल रिक्रूटमेंट और म्युनिसिपल हायरिंग इरेगुलरिटीज जैसे स्पेसिफिक आरोपों को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इलेक्टोरल फ्रेम्स के तौर पर यूज किया गया। इसने सीधा यूथ और मिडिल क्लास वोटर्स पर असर डाला, जिन्होंने सिस्टम से अपना ट्रस्ट टूटता हुआ महसूस किया। नतीजा ये निकला कि मुद्दा एक आम पॉलिसी डिबेट से शिफ्ट होकर एक बाइनरी चॉइस बन गया, मॉरल लेजिटिमेसी वर्सेस रेजीम कॉन्टिन्यूटी। चैलेंजर ने सक्सेसफुली इनकम्बेंट्स को एक ऐसे अनअकाउंटेबल सिस्टम के रूप में फ्रेम कर दिया जिसे अब बदलना ही एकमात्र विकल्प था। लेकिन सिर्फ मैक्रो लेवल नैरेटिव से काम नहीं बनता, उसे ज्योग्राफी के हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ता है। आइए इस एक्सप्लेनर के आखिरी और क्रूशियल सेक्शन को देखते हैं, अ टारगेटेड रीजनल स्ट्रैटेजी। ये ब्रेकडाउन इस बात का ब्रिलियंट एग्जाम्पल है कि अलग अलग जोन्स के लिए मैसेजिंग कितनी स्पेसिफिक थी। नॉर्थ बंगाल में बॉर्डर और डेवलपमेंट डेफिसिट्स थे, तो वहाँ गोरखा और राजवंशी एथनिक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर फोकस रहा, जिसने इसे सीट इंजन बना दिया। जंगल महल के ट्राइबल बेल्ट में वेलफेयर गैप्स को हाईलाइट करके उसे स्विंग जोन में कन्वर्ट किया गया। वहीं दूसरी तरफ अर्बन और सेमी अर्बन इंडस्ट्रियल एरियाज में सीधा जॉब्स, करप्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक किया गया, जिसने स्पेसिफिकली मिडिल क्लास एंटी इनकम्बेंसी वोट को कैप्चर कर लिया। इन सभी डाइवर्स रीजनल शिकायतों को जब एक विजुअल में रखते हैं, तभी समझ आता है कि एक यूनिफाइड इलेक्टोरल वेव एक्चुअल में ग्राउंड पर बनती कैसे है। ये सब टुकड़े थे जिन्हें जोड़कर पूरे स्टेट के लिए एक कस्टम कोalition तैयार किया गया। तो इन सब फैक्ट्स और डेटा को देखने के बाद एंड में एक बहुत प्रोफाउंड सवाल खड़ा होता है। ये हिस्टोरिक पॉलिटिकल ट्रांजिशन स्टेट के आने वाले रीजनल डेवलपमेंट और आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन के लिए आखिर क्या मायने रखता है? इस 2026 के पॉलिटिकल अर्थक्वेक के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद।